डियर स्टूडेंट्स, फिनॉल का हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में हम लोग और विस्तार से देखेंगे। कल मैंने जैसे बताया था कि फिनॉल्स में बेंजीन वलय पर जो प्रतिस्थापी होते हैं वो इसकी अम्लीयता को प्रभावित करते हैं और मैंने बताया था कि फिनॉल में यदि बेंजीन वलय पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर -I अर्थात इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह हैं तो वो इसकी अम्लीयता में वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि वो फिनॉल के स्थायित्व को, फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से यदि +I प्रभाव वाले समूह हैं तो वो फिनॉक्साइड आयन में और इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे और इस प्रकार से इसके स्थायित्व में कमी आ जाएगी। कुल मिलाकर -I प्रभाव वाले जो समूह हैं वो तो अम्लीयता में वृद्धि करते हैं, जबकि +I प्रभाव वाले समूह हैं वो अम्लीयता को कम करते हैं। तो हम दोनों तरह के समूहों को देखेंगे कि कैसे इस पर प्रभाव पड़ता है। -I वाले समूह में हम देखते हैं कि हेलोजेंस हैं जो वेल नोन -I समूह होते हैं जो है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की उपस्थिति के द्वारा इनका जो अम्लीयता है, फिनॉल की अम्लीयता है, वो कैसे प्रभावित होती है उसको हम यहाँ पर विजुलाइज करते हैं। तो इसमें हमारे लिए जो ट्रेंड मिलता है कि सर्वाधिक अम्लीय है वो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल होता है, उससे कम अम्लीय ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, फिर ऑर्थोआयोडोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल और फिर फिनॉल है। तो अब यहाँ पर इस क्रम में हमारे लिए एक थोड़ा सा जो है विसंगति यहाँ पर दिखाई देती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हैलोजेंस में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो सर्वाधिक होती है और फिर उससे कम है, फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन आता है। तो क्रम में सबसे ज़्यादा अम्लीयता है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल की होनी चाहिए, लेकिन हैलोफिनॉल्स में इसकी जो अम्लीयता है वो सबसे कम हमें नज़र आ रही है। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल सबसे अधिक अम्लीय है, फिर ऑर्थोब्रोमोफिनॉल है, फिर ऑर्थोआयोडोफिनॉल है और फिर लास्ट में ऑर्थोफ्लोरो अर्थात ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल की जो अम्लीयता है वो ऑर्थोआयोडोफिनॉल से भी कम है। तो इस फैक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, इसको और स्पष्ट करने के लिए हम फिर देखते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर जो फ्लोरीन परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण वो पास के OH के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बंध है वो एस्टेब्लिश कर लेता है और इसकी वजह से इसका जो आयनीकरण है वो सुगम नहीं हो पाता है और इस प्रकार से ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल की जो अम्लीयता है वो ऑर्थोआयोडोफिनॉल से भी कम हो जाती है। न्यूनतम जो अम्लीयता है वो फिनॉल की होगी। तो ये क्रम इस प्रकार से चलता है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, फिर ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोआयोडोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरो। स्पष्ट हो गया होगा कि फ्लोरीन को आगे उसको हमने शो किया हुआ है कि हाइड्रोजन बंध एस्टेब्लिश हो जाने की वजह से यहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से फिर इस हाइड्रोजन का निष्कासन है या आयनीकरण होकर के फिनॉक्साइड आयन का बनना है वो रुक जाता है, इसलिए इसकी अम्लीयता में कमी आती है। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में फ्लोरीन के अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बंध में हाइड्रोजन बंध स्थापित हो जाते हैं, इस कारण से इसकी अम्लीयता में कमी आ जाती है या अम्लीयता घट जाती है। इस प्रकार का और भी उदाहरण हमें नज़र आता है, उसको हम देखेंगे अभी। यहाँ पर हमने ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में फ्लोरीन और OH के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध को दिखाया है। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल इस प्रकार से, यहाँ पर ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है और हाइड्रोजन है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसकी भी अम्लीयता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। नाइट्रो समूह का -I प्रभाव भी बहुत अधिक होता है।
अगर नाइट्रो समूह के केवल -I प्रभाव को हम ध्यान में दें तो उसके अनुसार ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो काफ़ी सशक्त रूप से अम्लीय होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बंध के कारण है इसकी अम्लीयता भी घट जाती है। इस प्रकार से हम -I प्रभाव के समूहों का जो इफेक्ट है वो फिनॉल की अम्लीयता में देखते हैं। इसी प्रकार से अगर +I प्रभाव होंगे तो वो इसकी अम्लीयता में कमी करेंगे। अब रासायनिक गुणों को हम देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ए टाइप की प्रॉपर्टीज वो हैं जिनमें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बंध विदलन की अपक्रियाएं होती हैं। बी टाइप की वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन और OH के बीच के बंध विदलन की अपक्रियाएं होती हैं। और सी टाइप की रिएक्शन है जिसमें कि पूरे बेंजीन वलय की अपक्रियाएं हम देखते हैं। तो 3 तरह से हम इसकी अपक्रियाओं को देख सकते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध विदलन की अपक्रियाएं, सी और OH के बंध विदलन की अपक्रियाएं और पूरे बेंजीन वलय की अपक्रियाएं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विदलन की अपक्रियाएं। ईथर्स का निर्माण है, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण है। विलियमसन्स ईथर संश्लेषण की अपक्रिया हम लोग वैसे जो है अल्कोहल्स के केस में देखते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड हम बनाते हैं और फिर एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। इसी प्रकार की कुछ रिएक्शन यहाँ पर फिनॉल के केस में भी देखी जाती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन एल्कोहल्स द्वारा विलियमसन ईथर संश्लेषण से ईथर बनाने की विधि के लगभग समान है। तो एल्काइल हैलाइड या डाइल्काइल सल्फेट से अपक्रिया द्वारा ईथर का निर्माण होता है। फिनॉल है वो NaOH से रिएक्शन के द्वारा है सोडियम फिनॉक्साइड देते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड को इथाइल आयोडाइड के साथ में अगर हमने अपक्रिया करा दिया तो फिर हमारे लिए इथाइल फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से डाइमिथाइल सल्फेट के साथ में यदि हम अपक्रिया कराते हैं तो डाइमिथाइल सल्फेट के साथ में सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया करा देने पर एनिसॉल बन जाता है, जिसको मिथॉक्सी बेंजीन हम कहते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और मिथाइल सल्फेट का सोडियम मिथाइल सल्फोनेट का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है और फिर ये इस प्रकार से एनिसॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि मिथॉक्सी बेंजीन है या मिथाइल फिनाइल ईथर है। ये अपक्रिया जिसे मैंने बताया है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण जो एलिफेटिक ईथर्स के लिए है उसी के लिए समान है और एल्कोहल्स के ही समान अपक्रिया है। जैसे एल्कोहल्स की रिएक्शन में C2H5ONa प्लस RX के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो इससे हमें C2H5OR प्लस NaX है, ये बन जाता है। ये इस प्रकार से विलियमसन संश्लेषण के समान ही ये अपक्रिया है। यहाँ पर सोडियम मिथॉक्साइड हमने लिया है, फिनॉल के केस में है सोडियम फिनॉक्साइड लिया है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स है, तो ये भी इसी प्रकार की अपक्रिया है। एस्टर्स के फॉर्मेशन में भी हम सोडियम सॉल्ट इसका प्रयोग करते हैं। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा देने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ हम कर दें तो हमारे लिए फेनिल एसीटेट का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है जो इसका एक एस्टर है। इसी प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं या एसिटिक एसिड इटसेल्फ ले सकते हैं। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करा देने पर सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल एसीटेट का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा और एसिटिक एसिड इसमें बाहर निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर एसिटिक एसिड के साथ में यदि हम रिएक्शन करा देंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एसीटेट एंड वाटर है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। तो ये सब वो रिएक्शंस हैं जिसमें कि OH बंध का विदलन हुआ है और यहाँ से OH बंध हाइड्रोजन यहाँ से हट करके COCH3 ग्रुप आ गया, यहाँ हाइड्रोजन हटकर COCH3 ग्रुप आ गया और इस प्रकार से हमें जो एस्टर्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं COH बंध विदलन की अपक्रियाएं। ये दूसरी तरह की बी टाइप की रिएक्शंस हैं। इसमें जो है फिनाइल समूह में जो C6H5 ग्रुप है उसके कार्बन और OH के बीच का बंध है
वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं अपचयन अपक्रिया है। जिंक चूंट से अपचयन द्वारा बेंजीन है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर अपचयन होकर के OH ग्रुप ब्रेक डाउन होगा और इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। हालांकि ये एक ऑटो रिडक्शन की रिएक्शन है और इसमें जो है OH का ये हाइड्रोजन है, यही बेंजीन वलय के साथ में जुड़ करके फिनाइल के साथ में जुड़ करके बेंजीन बना देता है। अमोनिया से अपक्रिया, यहाँ पर हम देखेंगे कि OH बंध है वो टूट रहा है। अमोनिया के साथ अपक्रिया करा देने पर एनिलीन का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। C6H5NH2 और वाटर है, ये बन गया। PCl5 से अपक्रिया, PCl5 से अपक्रिया द्वारा ट्राइफेनल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। PCl5 से अपक्रिया द्वारा पहले क्लोरोबेंजीन बनती है और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का इसमें फॉर्मेशन होता है। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 3 फिनॉल के मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है और इसके द्वारा ट्राइफेनिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। PCl5 की रिएक्शन में पहले स्टेप में क्लोरोबेंजीन बनेगा और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो बना है, चूंकि फिनॉल काफ़ी एक्टिव होता है तो फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके ट्राइफेनिल फॉस्फेट, तो कुल मिला के हम देखेंगे कि 4 फिनॉल के मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल तो PCl5 से डायरेक्टली रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन दे रहा है, जबकि 3 फिनॉल के मॉलिक्यूल फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड से रिएक्ट करके ट्राइफेनिल फॉस्फेट दे रहे हैं। इस प्रकार से ये PCl5 की रिएक्शन में मुख्यतः ट्राइफेनिल फॉस्फेट ही हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अगली अपक्रियाएं हैं बेंजीन वलय की अपक्रियाएं। बेंजीन वलय की इन अपक्रियाओं में हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को देखते हैं। OH समूह एक्टिवेटिंग होता है और सक्रियणकारी समूह है। किस प्रकार से सक्रियणकारी समूह है कि OH का जो लोन पेयर ऑक्सीजन पर उपस्थित है वो बेंजीन की जो अनुनाद है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है उसके कारण ऑक्सीजन और बेंजीन के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज है वो देखिए, इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आया, डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ। ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज क्रमशः इसकी रेजोनेंस में है, घूमने लग गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स का, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हुआ, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर डिलोकलाइज होकर के नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पर आ गया। इस प्रकार से हम देखेंगे एक ये ऑर्थो पोजीशन और एक ये लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। और एक बार पैरा पोजीशन, अर्थात दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज का लगातार डिलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि बेंजीन वलय में कार्बन की दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन लगातार होता चला जा रहा है। तो OH समूह बेंजीन वलय पर ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रभाव है वो प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई भी जो स्पीसीज होगी तो वो कहाँ पर जाकर अटैक करेगी, दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर और एक पैरा पोजीशन पर। अर्थात ये दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक जो आक्रमण है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वलय को एक्टिवेट कर देगा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले रिएक्शन है सल्फोनीकरण की अपक्रिया। सल्फोनीकरण की अपक्रिया में जब हम सांद्र H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड एंड पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड और पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड अलग अलग टेम्परेचर्स पर फॉर्म होते हैं। किस प्रकार से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर फिनॉल की रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ की जाती है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। यही अपक्रिया अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है तो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब टेम्परेचर वेरिएंट के साथ में अलग अलग प्रोडक्ट कैसे प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लो टेम्परेचर पर लो एक्टिवेशन एनर्जी वर्क करती है, जिसकी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ही हो पाता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, लो एनर्जी वेरिएंट है ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में और ऑर्थो पोजीशन पर SO3H ग्रुप है वो इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी लो टेम्परेचर के कारण कम प्राप्त हो रही है, तो इसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी वेरिएंट प्राप्त होता है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक सक्रियण ऊर्जा है
वो प्राप्त हो जाती है। तो इसकी वजह से है पैरा पोजीशन, जो कि फार पोजीशन है। पैरा पोजीशन हम लोग जानते हैं OH से 1 2 3, ये जो है अगर हम इसको OH को 1 माने तो 1 2 3 एंड 4 पोजीशन है। तो OH के संदर्भ में 4th पोजीशन पर SO3H ग्रुप का यहाँ पर प्रतिस्थापन होता है। तो हाई टेम्परेचर पर फार वेरिएंट हमें प्राप्त होता है और लो टेम्परेचर पर नियर वेरिएंट प्राप्त होता है। इसलिए ये बात ध्यान में देने की है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड प्राप्त होते हैं।